अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, जब प्रोग्राम आज का ये ख़त्म होगा तो 24 घंटे रह जाएंगे कैंपेन में इलेक्शन की। 8 फरवरी को सुबह 9 बजे से बाकायदा बैलेट भरना शुरू किए जाएंगे और तैयारियां भी हैं, बड़े ज़ोरों शोर से तकारीर हो रही हैं और मामला तेज़ी से चल रहे हैं। मेरे साथ इन्हीं आज जो अभी तक की जो सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राना मुबशिर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ है, बहुत मशहूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना मुबशिर आपके वक्त का। मेरे साथ सलमान आबिद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट हैं। जुल्करनैन ताहिर, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। राना मुबशिर साहब, अभी अगर देखा जाए तो अभी तक की कैंपेन आपको क्या लग रहा है कि किसकी भारी है? कैंपेन बाकायदा जिन्होंने जलसे भी किए हैं। देखिए बड़ा डिफिकल्ट है इस वक्त वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन एक वेव है, एक बनी हुई है, परसेप्शन बनी हुई है कि नून सबसे ज्यादा सीटें निकाल जाएगी और नून हुकूमत बना लेगी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये उस वक्त पता चलेगा कि हुकूमत बनाता कौन है। लेकिन एज ऑफ नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स अ डे टू डे पॉलिटिक्स। आपको ही पता है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स डे टू डे के हिसाब से चलती है, दिहाड़ी के हिसाब से चलती है। सो आज अगर देखा जाए, आज की बात करें तो आज तो नून लीग हुकूमत बनाते हुए नजर आती है और उसको सीटें भी ज्यादा निकलेंगी उसकी, वो भी नजर आता है। दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी नजर आती है। तीसरे नंबर पे जाके कहीं पीटीआई की बारी आ जाएगी और इस तरीके से चलेगा काम। लेकिन लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन दैट वेरी डे। इलेक्शन की काउंटिंग के बाद क्या रिजल्ट निकलते हैं। 19-20 के फर्क तो पड़ते रहते हैं, लेकिन 10-20 का फर्क पड़ना या 10-20 का फर्क अगर पड़ेगा तो वो जरा मुश्किल हो जाएगा संभालना। लेकिन 19-20 के फर्क तो हमेशा पड़ते रहे, 2018 में भी पड़े। 2018 में तो खैर ज्यादा पड़ गया था, 15-20 का फर्क पड़ गया था। इस बार जरा मुश्किल हो जाएगा, 19-20 का पड़ सकेगा, 10-20 का इस बार भी जरा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही राना मुबशिर, मैं वो नंबर्स अभी नहीं देना चाहता, लेकिन अगर आपको याद हो 2018 में भी एक हैंड रिटन पेन से लिखा हुआ एक बाकायदा एक कॉलम से बने हुए थे कि जी फलां नंबर पे ये पार्टी इतनी सीटें, फलां नंबर पे ये पार्टी इतनी सीटें और ये तश्कील होगा नेशनल असेंबली का। इस दफा भी एग्जैक्ट उन दिन पहले उसी तरह का एक आ गया हुआ है और उसमें अब मैं नंबर नहीं लेना चाहता, लेकिन जो आपने बात बताई मिली जुली वही बात है। तो ये कैसे हो जाता है कि एग्जैक्ट तकरीबन प्लस माइनस एग्जैक्ट नंबर प्लस माइनस? असल में जमीर साहब मसला पता है क्या आपके साथ, आप एक पुराने जर्नलिस्ट हैं और बड़ी ऐसी चीजें आप तक भी पहुंच जाती हैं पहले ही इलेक्शन से। और ये जो आपके पेंसिल से लिखी हुई जो पर्ची आपके पास पहुंची है, ये पिछली दफा भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पहुंची थी। इस बार ये पिछले 2018 में नहीं पहुंची वैसे। फिर 18 की बात होगी, है अभी तक हमारे पास हमारी नजर से नहीं गुजरी। लेकिन पिछली जो पर्ची थी, यस वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राना मुबशिर, आप बैठ के वो बना रहे होते हैं, आपके पास पहुंचती नहीं है, आप पहुंच जाते हैं। नहीं सर, नहीं मैं किधर, मैं तो छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ और कोशिश करता हूँ कि बस अपनी काम करें, लेकिन मुश्किल हो। लेकिन एनीवेज देखिए 30-35 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, थोड़ी सी कैलकुलेशंस हो जाती है। लेकिन इस सलमान आबिद साहब, मैं आपको जमीर साहब सीरियसली बताऊं, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है जी। अच्छा प्रेडिक्शंस गलत भी हो जाती हैं, यानी कि हो सकती हैं इस दफा प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। गलत भी हो सकती है ना। इस बार आपने वजीर आजम जो बनाया हुआ है वो मियां नवाज शरीफ साहब को बनाया हुआ है। आपने वजीर आजम, वह सब ने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को बनाया हुआ है। प्रेसिडेंट किसी और को बनाया हुआ है। इधर से जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को नून लीग वालों ने कहा कि जी आप हमारे कैंडिडेट होंगे। उधर से जनाब पीपल्स पार्टी वाले मौलाना साहब कह रहे जी तुसी साडे कैंडिडेट होगे प्रेसिडेंट दे, और वो मौलाना साहब बेचारे समझ नहीं आ रही उन्होंने जाना किते। बाकी बात राना, ये बड़ी राना मुबशिर, राना मुबशिर, लेट मी टेक द लिबर्टी एंड आस्क यू, कितनी शेरवानियां, कितने लोग शेरवानियां सिलवा रहे हैं?
ला शेरवानियाँ तो यार इधर आपको पता है ज़मीर साहब, इधर मेलोडी पे जो हमारा पुराना जो हमारे स्टिचिंग करने वाला है वो उधर तो शेरवानियाँ हर वक्त तैयार पड़ी होती है, वैसे हर साइज की पड़ी होती है नए कपड़े की, और नए कपड़ा जब आग भी जाता है तो बना के रख लेते हैं वो जी फलाने दी साइज दी है, फलाने दी साइज दी है। तो वहां पे तो आप उसके अंदर वाले कमरे में फिटिंग रूम में जाए तो वहां पे तो बड़ी शेरवानियां पड़ी हुई है, 2 दर्जन पड़ी होगी। सही सही। सलमान आबिद साहब, अब से प्रोग्राम खत्म होने के बाद तकरीबन 24 घंटे हैं कैंपेन के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए। 6 तारीख की रात 12 बजे कैंपेन बंद हो जाएगी। जब बंद होती नज़र आती है आपको 12 बजे कल रात को कैंपेन, उस वक्त तक सबसे अच्छी कैंपेन कौन कर पा रहा है, ये ज़रा बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा हमें एक वो रिवायती कैंपेन तो देखने को नहीं मिल सकी जो इंतखाबात के दौरान होती है, और सियासी जमातों के अंदर वो गर्म जोशी भी उस तरह से नहीं देखने को मिली जिस तरह से इंतखाबी सियासत का एक मंजरनामा होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक अच्छी कैंपेन की है, PMLN ने दूसरी कैंपेन की है। एक पार्टी को तो आपने कैंपेन करने का मौका ही नहीं दिया, उनके ऊपर तो जबरी पाबंदियां हैं जिसकी वजह से वो कैंपेन कर ही नहीं सकते। लेकिन असल में इस इंतखाब की जो सबसे बड़ी अहमियत है, ये इंतखाब अपने इंतखाब से पहले काफ़ी हद तक मुतनाज़ा हो चुका है, एक बात। और दूसरी बात है कि जो अता ताड़र साहब ने कहा था कि साड़ी गल हो गई है, यानी अब लगता ये है कि जैसे अभी राना साहब कह रहे थे कि ये बात तो तय है कि PMLN की हुकूमत बननी है, उसमें नवाज शरीफ साहब बन जाएं, शहबाज शरीफ साहब बन जाएं। और अब देखिए ना, चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी हम तय करके बैठे हुए हैं कि जनाब वो मरियम नवाज होंगी, और ईवान सदर में जो है ना आसिफ अली जरदारी होंगे। हम बहुत सी चीजें पहले तय कर चुके हैं। लगता यह है कि जैसे इलेक्शन से पहले एक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट कर बैठे हैं। बहरहाल अब इलेक्शन डे वाले दिन जो बुनियादी चीज जो देखने वाली है, जिसकी तरफ राना साहब ने इशारा भी किया हल्का सा, वो ये है कि जो टर्न आउट है वो कितना होता है। यानी अगर ये 35-40 तक टर्न आउट होता है तो इसका मतलब है कि वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 18 साल से 35 साल के जो 6 करोड़ के तकरीबन 6.25 करोड़ वोटर हैं वो निकलेंगे, वोट डालेंगे। और अगर वो वाकई वोट डालने के लिए बाहर आते हैं और टर्नआउट यूथ का जो है वो 50+ होता है, पिछली दफा ये टर्नआउट 30% था यूथ का, अगर इस दफा 50+ होता है और ओवरऑल टर्नआउट 60% होता है, तो फिर आपको लगेगा कि जो स्क्रिप्ट के अंदर जो नतीजा निकाला गया था या रखा गया था उसमें आपको काफी तब्दीली देखने को मिलेगी। तो अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि PTI के पास ओनली होप ये है कि उनका जो वोटर है, उनके बकौल जो नौजवान हैं, खवातीन हैं, वोटर बाहर निकलेगा और जाके हर सूरत में वोट डाल के आएगा, चाहे हमारी कैंपेन चली है या नहीं चली। लेकिन ये कितनी चीज ट्रांसलेट होती है ये देखना होगा। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये इलेक्शन हो जाएगा, इस इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत भी बन जाएगी, PMLN की बन जाए, पीपल्स पार्टी कोलिशन बन जाए, या PMLN बाकी जमातों के साथ मिल जाए। मैं पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो जो है उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड देख रहा हूं, क्योंकि जिस किस्म का ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं, एक कमजोर सा कोलिशन होगा और अलायंसेस के बुनियाद के ऊपर ये होगा। तो जो हमें चैलेंजेस हैं इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तानी स्टेट क्राफ्ट के हैं, उसमें इकोनॉमी का है, उसमें सिक्योरिटी का है, उसमें इंस्टीट्यूशंस का है, उसमें डेमोक्रेसी का है, वो हमें जरा लगता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले 15-16 माह में देखिए तो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपनी स्पेस श्रिंक हो गई है, अपनी की है, और खुद चीजें उठाकर उन्होंने उन लोगों को दे दी है जिन लोगों के पास नहीं होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि आप देखिएगा परेशानी तो फिर नहीं होनी चाहिए, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। सलमान आबिद साहब, उसमें फिर परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। आने वाले टाइम में जो है, जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उन्हीं पर अगर वो चलेंगे तो बिल्कुल सही चलते रहेंगे। मैं बिल्कुल आपने सही फरमाया। जुल्करनैन ताहिर, अभी सलमान आबिद साहब ने एक हवाला दिया अता ताड़र साहब का कि जी उन्होंने कहा था कि साड़ी गल हो गई है। वो अभी पिछले दिनों एक बड़ी रिफ्ट चली कि जी वो फलां वोट बेच रहा था, फिर एक उस दूसरी वीडियो उनकी भी आ गई कि जी वो हल्फ ले रहे हैं, उनके नाम भी लिख रहे हैं, और उसके बाद फिर उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो दोनों तरफ ये NA 127 के हवाले से चल रहा है। एक तो ये बताइएगा हालात क्या हैं कि NA 127 वो अता ताड़र साहब ने बाकायदा मतलब धमकी भी दे दी कि मुझे हाथ तो लगा कर देखें, मैं बताता हूँ ये लियारी नहीं, लाहौर है, लाहौर में हम अमन ख़राब किसी को करने नहीं देंगे, हमारी वोटरों पर भी नज़र है, जो शख्स अपना ज़मीर बेचेगा मैं इसके ऊपर पर्चे कराऊंगा। और याद रखें 8 के बाद 9 फरवरी भी है। तो ये जुल्करनैन
ये सुन लें जरा जी क्या फरमा रहे हैं अता तारड़ साहब। मुझे जरा हाथ तो लगा के दिखाए ना लाहौर, मैं बताता हूँ आपको, ये लियारी नहीं है जहाँ पे आप गैंग वॉर करा देंगे और जहाँ पे आपके बदमाश जो है वो खुले फिरेंगे। लाहौर में हम अमन खराब किसी को नहीं करने देंगे। हमारी वोटरों पे भी नजर है। जो शख्स अपना जमीर बेचेगा, मैं ये बड़ी खुली बात करूंगा, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं पर्चे करवाऊंगा, बिल्कुल बड़ा क्लियर। 8 के बाद 9 भी आनी है और हम सारे लाहौर शहर के रहने वाले हैं, हमने कहीं यहाँ से जाना नहीं है। बिलावल से चला जाएगा तो पीछे रह जाएंगे लोग। जुल्करनैन बड़ी सख्त धमकी दे दी है कि 8 के बाद 9 भी आनी है, मैं पर्चे भी करावांगा ते मैं इत्थे लाहौर दा रहने वाला है। बड़े डायरेक्ट पंजाबी उसने दे दी है और तड़ी बड़े गुजरा वाला स्टाइल में दी है, जहां पे मियां शहबाज शरीफ साहब कुश्ती के दाव पेच दिखा रहे थे लोगों को। तो ये हो क्या रहा है और NA 127 पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या देख रहे हैं अभी? थैंक यू जमीर साहब। बिल्कुल NA 127 की पहले बात कर लेते हैं और फिर आपने वो जो नंबर गेम की बात की है वो मेरा ख्याल है कि आपके नाजरीन थोड़ा सा जानना चाहेंगे, उस पर मैं बाद में आता हूँ और थोड़ा नंबर गेम भी आपको बताता हूँ कि जो ये पार्टीज हैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। पहले तो NA 127 की बात कर लें। देखें अता तारड़ साहब थोड़े परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि रिसोर्सेज दोनों पार्टीज फुल टाइम यूज कर रही हैं। पीपल्स पार्टी की बात करें, बिलावल भुट्टो का भाई काफी कुछ एट स्टेक है, लाहौर से लड़ रहे हैं और लाहौर की सीट को वो जीतना चाह रहे हैं और उन्होंने दोनों तरह से मतलब अपनी कैंपेन फुल फ्लैज, रिसोर्सेज भी पूरी तरह से यूज हो रहे हैं और दूसरी तरफ भी बात की है कि भाई ये सीट मेरे पास आने दें। ठीक है, आप फिर आ जाए वीजा भी अता तारड़ साहब के हवाले से। देखें वो भी दोनों तरफ के फेवरेट हैं, वो शरीफ्स के भी फेवरेट हैं और दूसरी तरफ के भी फेवरेट हैं। और वो देखें पहले लड़ना चाह रहे थे अपने होम टाउन से, गुजरांवाला डिवीजन से, वहाँ पे सीट नहीं उनको मिली तो लाहौर में भेजा गया है। आल्दो के यहाँ पे हल्के के अंदर बात होती है जी आउटसाइडर हैं, अगर शाइस्ता परवेज साहबा लड़ती हैं तो शायद थोड़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन होती नून की, तो उनकी पोजीशन थोड़ी डाउन है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वो थोड़ा सा पैनिक कर गए हैं। अदरवाइज इतना कोई बड़ी बात नहीं है। देखें ये भी इनकी भी जो है पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये वोट खरीदने की इनकी वीडियो है, ये उनकी दिखा रहे हैं कि ये वोट खरीद रहे हैं और ये कोई उचंबे की बात नहीं है, होता है चलता है। जिनके पास पैसा है, रिसोर्सेज वाले कैंडिडेट्स हैं वो लगाते हैं। इसमें तो हमने माजी में भी देखा है और इस इलेक्शन में भी देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह से वो थोड़ा पैनिक कर गए हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए था और जिस तरह से आगे मामला, तो इसमें PTI बैक जो ज़हीर अब्बास खोकर हैं वो भी चुपके से अपनी कैंपेन चला के रखे हुए हैं और अगर हल्के का विजिट करें तो उनकी पोजीशन भी कोई बुरी नहीं है। तो ही अपीयर्स टू बी ए डार्क हॉर्स, वो सरप्राइज कर जाएं अगर सारा कुछ मतलब इलेक्शन सीधा सीधा होता है। तो इसलिए अता तारड़ के लिए दोनों परेशानी है, फ्रॉम द PTI कैंडिडेट और एज वेल एज बिलावल भुट्टो। तो बड़ा कांटेदार मुकाबला है, लाहौर का सबसे कांटेदार मुकाबला है अगर आप देखें। इसके अलावा जो अगर हम थोड़ा लाहौर के ही नंबर गेम की तरफ आ जाएं तो कम से कम 4 से 5 सीटें हैं जिसके लिए नून परेशान है, जिसमें मियाजर कहा जा रहा है कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अच्छा। सलमान अकरम राजा साहब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है जी, और उनके दरमियान भी कांटेदार है साद रफीक वर्सेस सरदार लतीफ खोसा। क्योंकि उसमें आप देखें डिफेंस एरिया आ जाता है, उसमें कंटोनमेंट आ जाता है, उस नून लीग का वोट का इशू बना हुआ है वहाँ पे भी। तो काफ़ी कंपेनिंग कर रहे हैं साद रफीक भी, क्योंकि पहले वो समझ रहे थे, मतलब वो कहते थे कि भाई 18 का इलेक्शन तो मुझे कंपैरेटिवली आसान लग रहा है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल पंजाब की नंबर गेम के हवाले से बता दूं, पंजाब और प्लस की। अगर हम PML नून की बात करें तो PML नून राइट नाउ जो है मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो सिंपल मेजॉरिटी 135 सीटें, बाद में जाहिर है कि रिजर्व सीट्स आ जाएंगी वुमेन की, मिनॉरिटीज़ की, जिसमें आप 172 का मैजिक फिगर जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं। तो देखें इसमें अभी राना मुबशिर साहब ने भी बात की थी, वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से, अभी साहब ने भी। देखें ये जो पार्टी के अंदर बात चल रही है, ये आप खबर आप इसे समझ लें या आपके पास भी होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट इज़ कि नवाज शरीफ के हवाले से बात हो रही है कि 172 का आप 135 ही कर लेना, उसको बाद में जो ऐड होगा, कि अगर सिंपल मेजॉरिटी अचीव करते हैं तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर नहीं अचीव कर पाते तो इन दैट केस कोलिशन गवर्नमेंट कंप्लीट बनेगी और उसको वही 14 पार्टी वाला जिसमें शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे। और इन दैट केस पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप भी जो है ना फिर मरियम साहिबा फेवरेट होंगी। अगर नवाज शरीफ साहब सेंटर में प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तब
मरियम साहबा जो है पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप के लिए फेवरेट हैं। ये बातें चल रही हैं पार्टी के अंदर। और अगर आप आ जाएं पीटीआई को ले लें तो पीटीआई कह रही है जी कि हम 90 के करीब सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसमें से 60 से 70 वो सीटें हैं वो जो कह रहे हैं कि हम क्लियर मार्जिन से इस टाइम आगे हैं। हर एक ने अपने अपने सर्वेस कर रखे हैं। पीपल्स पार्टी की बात करें, पीपल्स पार्टी वालों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 45 सीटें हम सिंध से लेके निकल रहे हैं, और हमने पंजाब आते जाएं, पंजाब साउथ में आ जाएं, साउथ में हम 20 के करीब देख रहे हैं, 15 से 20, सेंट्रल पंजाब में हम 10 देख रहे हैं, बलूचिस्तान में हम 6 से 8 देख रहे हैं। इसी तरह केपी को डाल के वो 90 प्लस का अपना मार्जिन डाल के रखे हुए हैं, तभी तो वो इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। तो ये वो जो नंबर गेम है जिसके लिए जहां से आपने अपना इंट्रो स्टार्ट किया था, तो आई थिंक नाज़रीन को थोड़ा सा हो जाए कि ये पार्टीज किस तरफ सोच रही हैं कि हम कहां पे खड़े हैं इनके ख्याल में। अब तो ये दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, पता लगेगा कि क्या दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। एग्जैक्टली, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। उम्मीदें तो हर एक की हैं, होप्स हर एक की हैं, और हमारी तरफ से दुआएं हैं सिर्फ। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और मजीद थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे कि यकीनन बिलावल भुट्टो एक एग्रेसिव लाइन लिए हुए हैं और पीएमएलएन उतनी एग्रेसिव नहीं है, लेकिन अता तारर साहब ने एक एग्रेसिव लाइन ली है। वो जिस तरह जुल्करनैन ने कहा कि वो ज्यादा पैनिक किए हुए हैं और थ्रेट्स दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल मजीद क्या बनती है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राना मुबशिर, एक जो जुल्करनैन ने बातें की वो बड़ी दिलचस्प हैं कि अगर पीएमएलएन को तख्त लाहौर से 4 से 5 सीटों पर मुश्किल टाइम वक्त मिल रहा है, मतलब कंपटीशन मिल रहा है, और ख़ास तौर पर अता तारर साहब को शायद इतना उस हल्के में वाकई तौर पर पसंद नहीं किया जा रहा। ठीक है, बिलावल भी एलियन है, अता तारर भी एलियन है, लेकिन वो बड़ी पंजाबी मार के उन्होंने धमकी भी लाती है। तो ये जो है, ये आप क्या देख रहे हैं कि फियर्स हैं पीएमएलएन कैंप में अब, क्योंकि कुछ सीट एडजस्टमेंट्स भी वो कर चुके हुए हैं और कहीं पे वो लूज भी कर रहे हैं? देखिए जमीर साहब, सिंपल सी बात है, ये जो इलेक्शंस होते हैं आपको भी पता है, इट्स ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स। व्हेन इट कम्स टू लाइक मासेस, जहाँ पे वोट लेने होते हैं वहाँ पे तो उन्होंने ख्वाब बेचने होते हैं, ठीक है। वो ख्वाब ही होते हैं, जब वो आँख खुलती है तो फिर उसके बाद तो कोई ख़ास उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। उस तो बाद में वो मुश्किल हो जाएगा एक्सप्लेन करना इसलिए टीवी थे, लेकिन एनीवेज वो तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक हेड ऑन जाना पड़ता है ना, जब एक कैंडिडेट को दूसरे कैंडिडेट के, और वो थोड़ी सी जिटरी सिचुएशन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुल्करनैन इज राइट। ही तारर साहब जो है बेसिकली थोड़े से जिटरी हो रहे हैं। सो जिटरी अगर ना हो और ही शुड स्टे काम, क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बेसिकली अगर उनको टफ टाइम मिल भी रहा है अगर तारड़ साहब को, तो कोई बात नहीं, कोई और सीट खाली करा के बाद में कोई बाई इलेक्शन में जितवा देंगे उनको, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन देन अगेन ठीक है, लेकिन वो उन्होंने जो करना था किया, वो पंजाब का हमारा कल्चर है। राना साहब, एक मिनट। राना साहब, आपने ये कह दिया है कि उनको किसी बाई इलेक्शन में जितवा देंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। देखें अभी जुल्करनैन क्या कहते हैं कि ये 127 इज डू एंड डाई, प्रोबेबली नॉट एग्जैक्टली डू एंड डाई, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिलावल। देखें तारड़ साहब का ये है ना, तारड़ साहब डाई हार्ड वर्कर है मुस्लिम लीग नून के। एक तो तुसी जमीर साहब मैनू फाड़ के बह जाते हो ना, ये बड़ा मसला है, तुसी मेरी गल छड़ दे कोई नहीं से। खैर तारड़ साहब जो है वो डाई हार्ड मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनकी सीट नहीं निकलती या वो ही इज अनेबल टू मेक इट, तो उनके लिए तो कोई ना कोई जगह और खाली करा देंगे, बाई इलेक्शन में बाद में सीट निकलवा देंगे, उनको ऐसा मसला नहीं है। या उनको किसी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अकोमोडेट किया जा सकता है पंजाब के अंदर, या फॉर दैट मैटर सेंटर के अंदर, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा चले, तुसी खुश हो जाओ, क्योंकि तुसी खुश नहीं होते, तानू खुश करना बड़ा मुश्किल काम है जमीर साहब।
नहीं नहीं नहीं, मेरा क्या लेना देना ना 3 में ना 13 में। हमारा तो यह है कि आवाम तक सही हकायक पहुंचे। अच्छा, मैं जरा ये क्विक राउंड कर लेता हूं। सलमान आबिद साहब, आपने भी सुन ली अता तार साहब की गुफ्तगू, अब जरा थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बड़े जोरों शोर से आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कहीं पे ये आ रहा था कि जी अगर पीएमएलएन कंफर्टेबल पोजीशन में चली जाती है तो वो जेयूआईएफ की सपोर्ट लेना चाहेंगे। वो क्यों जाएंगे मौलाना साहब, जब उनके बेटे की खुशी पे नहीं वो गए? फिर जब सेनेटर हमदुल्ला के ऊपर अटैक हुआ कोई उनकी खैरियत पूछने नहीं गया, इयादत के लिए नहीं गया। जेयूआईएफ के बहुत सारे कंसर्न्स हैं पीएमएलएन के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। तो पीएमएलएन अभी क्यों ये तवक्को कर रही है कि जेयूआईएफ भी उनके साथ चल पड़ेगी? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान का मसला तो बड़ा सादा सा है। जो भी कोलिशन गवर्नमेंट बन रही होगी मरकज में, जिसकी भी बने, चाहे वो नून लीग की बने और चाहे वो पीपल्स पार्टी की बने, मौलाना तो आगे आगे भागते भागते जाएंगे उनके साथ कोलिशन में जाने के लिए। उसकी वजह यह है कि इक्तदार की सियासत के साथ तो वो जुड़े रहना चाहते हैं ना। उनकी तो पॉलिटिक्स ही सारी की सारी पावर पॉलिटिक्स के साथ बेस्ड करती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो पीएम जेयूआई वाले कोई बड़ा इतराज करेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने की तरफ जा रहे होंगे तो वो कोई रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, बल्कि वो अपना हिस्सा जरा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको बता दूं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो हल्का है 127, ये 1970 से लेकर 2018 तक के जितने भी इंतखाबात हुए, इसमें सिर्फ एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 70 के इलेक्शन में जीती है। 70 से लेकर 2018 के किसी इंतखाब में पीपल्स पार्टी नहीं जीती है। पीपल्स पार्टी का इस हल्के में कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है अलबत्ता। और ये जो 2022 इलेक्शन हुआ था जिसमें असलम गिल साहब ने 32 या 34 हजार वोट लिए थे, वहां पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। जमशेद चीमा साहब के कागजात मुस्तरद हो गए थे। इसलिए अभी भी जो पोजीशन बिलावल साहब की है वो उनकी पर्सनैलिटी की वजह से है। यानी वो बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, पीपल्स पार्टी के नौजवान कायद हैं, पंजाब में पीपल्स पार्टी रिवाइवल की कोशिश कर रही है। तो वो अगर वोट लेंगे तो अपनी पर्सनैलिटी की बेसिस पे ज्यादा लेंगे कंपेयर टू द पीपल्स पार्टी। ये मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ मुसलसल जो है पीएमएलएन जो है वो इलेक्शन जीतती आ रही है। तो इसलिए अब ये देखना होगा कि क्या पीएमएलएन का वोटर जो है उसको अता तारा पे कोई कंसर्न है या वो पार्टी को वोट देगा, ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो अभी जुल्करनैन ने की है, मैं सिर्फ उस पर कॉमेंट करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं कि वो पंजाब की जो 141 सीट्स है ना, उसमें से कोई 100 या 105 सीटें जीत जाएंगे। ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब से 1+100 यानी 105 सीटें डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए पीएमएलएन जीत सकेगी। मुझे नहीं लग रहा। ये मैं आपको बता दूं, मुझे लग ये रहा है कि ये कोई 80-85 के करीब सीट्स होंगी, फिर रिजर्व सीट्स मिला के कोई 105-110 के करीब जाएंगे। और फिर उनको एक बड़ा पार्टनर चाहिए मरकजी हुकूमत में जाने के लिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या कोई और हो। और ये मैं आपको बताऊं, आइडियल तो यही सिचुएशन बनती है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को ही कोलिशन में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं जाएंगे और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी और पीटीआई भी एक किस्म की अपोजिशन है, तो फिर पीएमएलएन के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है उस हुकूमत को कंटिन्यू करना। ये इतना आसान नहीं है। अगर पीएमएलएन चाहती है कि जरा थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जाए तो उसको पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा। सही, बिल्कुल सही। जुल्करनैन, एक चीज बड़ी है कि बड़ी वेटेज दी जा रही है इंडिपेंडेंट्स को। आई वोंट लेबल देम एज पीटीआई। यस, पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट्स हैं। एज वी स्पीक उनका बैलेट पेपर पे एज एन इंडिपेंडेंट उनको जो है सिंबल भी मिला हुआ है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट्स के ऊपर पीपल्स पार्टी कहा यह जाता है कि जरदारी साहब अपने कार्ड्स जो हैं बहुत छुपा कर रखते हैं और वो कहते हैं कि अभी से वर्किंग शुरू हो चुकी हुई है और 9 तारीख को या 10 तारीख को वो कार्ड्स खुलना शुरू होंगे। आपको क्या लगता है कि दिस वुड बी 2018 लाइक सिचुएशन, जब उस वक्त के एटीएम का जहाज उड़ा था, उस तरह की सिचुएशन अब पीपल्स पार्टी करेगी फॉर द इंडिपेंडेंट्स? या और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट्स वुड बी कंफर्टेबल कि कहीं ना कहीं वो जाके अलायंस में चले जाएं, चाहे ऑपोजिशन में चले जाएं या हुकूमत में, अगर पीपल्स पार्टी जाती है? जी, देखें, दो तरह से है मामला। एक तो यह है कि इंडिपेंडेंट को अगर आप ले लें, इंडिपेंडेंट आप किसी भी पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट से बात कर लें, वो कह रहे थे कि हमने नून को वोट नहीं देना, नून के अलावा हम किसी को वोट दे सकते हैं।
तो इवन जब इनकी बात उधर भी होती है उसमें भी ये यही कहते हैं कि हमने नून नहीं, नून से तो जिस तरह की एक तरह की दुश्मनी चल रही है आपके सामने है। तो ये बड़ा ये भी इस फैक्टर को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते जो कॉन्फिडेंस ड्राइव किया है आसिफ अली जरदारी साहब ने या बिलावल भुट्टो ने कि जी के इंडिपेंडेंट हमारे साथ आएंगे, वो उनका कॉन्फिडेंस ये भी वन ऑफ द रीजंस है। और इसमें आ जाएं, अगर देखें सारी स्टेज पीपल्स पार्टी के लिए प्राइम मिनिस्टर स्लॉट के लिए या अदर वे अराउंड गवर्नमेंट, ये कह लें कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के हवाले से उसी वक्त ही बनती है जब पीएमएल नून सिंपल मेजॉरिटी लेने की पोजीशन में नहीं होती। और इसीलिए एवरी नाउ एंड देन चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मरियम नवाज हों या शहबाज शरीफ हों, वो कहते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग हुकूमत चाहिए, हमें सिंपल मेजॉरिटी मिनिमम चाहिए। वो कहते हैं वेलकम अगर 2/3 हमें मिल जाए तो खैर दीवाने का ख्वाब हो सकता है, 2/3 उसमें तो कोई सीन नहीं है। लेकिन अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती, जैसे आबिद साहब ने कहा अभी के पंजाब में 80 के करीब इनको मिलती हैं, तो देखें पंजाब ही इनका मेने 141 में इनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा 141 सीटों में। 141 सीटों में अगर ये 110-15 करते हैं तब जाके केपी और बलूचिस्तान और सिंध का जो मामला करके तो फिर कहीं जाके ये सिंपल मेजॉरिटी की तरफ जाएंगे। तो अगर ये पंजाब में परफॉर्म नहीं कर पाते, पंजाब में 80 के करीब सीटें रह जाती हैं, तो देखिएगा तब गेम स्टार्ट हो जाएगी पीपल्स पार्टी के लिए। इनके लिए इतना आसान नहीं होगा पीएमएल नून के लिए जितना अब हम ओवरऑल एक चीज समझ जिस तरह इजी समझ चुके हैं कि जी आगे नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो ये चीज स्टेज इनके लिए सेट है। अगर स्टेज में कोई गड़बड़ हो गई और इनको इतनी आसान नहीं होगी, सीटें पंजाब में 80 के करीब रह गई, तो चीजें फिर देखें ये पूरी की पूरी एक चेस की गेम ओपन हो जाएगी और इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स उसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इंडिपेंडेंट फिर ये भी है कि कितने जीते हैं, जिस तरह के आ रहा है कि शायद सही राना मुबशिर आसानी से सीटें ग्रैब कर लेंगे इंडिपेंडेंट, लेकिन शायद आखिर पे हम देखते हैं जब इलेक्शन हो जाता है anywhere between 40 to 60 सही, तब देखेंगे। बिल्कुल राना मुबशिर, जुल्करनैन ने कहा कि चेस की गेम ओपन हो जाएगी और चेस की गेम में किले बनाने का बड़ा एक आर्ट होता है कि अगर आप किला बना लो और अपने आप बादशाह और क्वीन को सिक्योर कर लो और फिर आप अपनी जो है बिसात बिछाना शुरू करो कि प्यादा किधर रखना है। चेस की गेम अभी तो नहीं खुली हुई ना, आपको क्या लगता है कि एज फार एज इंडिपेंडेंट जो जरदारी साहब का भी क्लेम है, बिलावल साहब भी कहते हैं कि हमारे राब्ते शुरू हो गए हैं, इंडिपेंडेंट्स कहते हैं कि नहीं हम तो हल्फ लेके आ रहे हैं कि हम भाई टस से मस नहीं होंगे, इधर से उधर नहीं जाएंगे, हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। राना मुबशिर। अच्छा जमीर साहब, मैं आपको एक खबर दे देता हूं। खबर ये है कि जो डाई हार्ड लोग हैं आसिफ जरदारी साहब के जो पंजाब में मौजूद हैं, वो डाई हार्ड लोग जो हैं आज के नहीं पिछले तकरीबन 1 माह से एक्टिव हैं, ठीक है। और वो 1 माह से इसलिए एक्टिव हैं कि दे आर वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंस, दे आर वर्किंग ऑन सो मेनी फ्रंट्स कि मैं उसमें डिटेल में अगर जाऊंगा तो मेरा सोर्स जो है वो लीक हो जाएगा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह देता हूं कि जो इंडिपेंडेंस है उस पे वर्किंग पिछले 1 माह से उन्होंने की हुई है, प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक एक छोटी सी वर्किंग राना सही जी राना, आप क्योंकि आप खबर दे रहे हो ना कि 1 महीने से तो कि इंडिपेंडेंस पे काम किया जा रहा है, तो कोई इंडिपेंडेंट खुद भी ये काम कर रहा है इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलके? यानी कि अगर कोई खुद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो भी कुछ हैं 2-3 जो खुद भी लगे हुए हैं। जमीर साहब देखें, जो अभी जो सुल्तान अकरम राजा ने जो एक केस किया था ना, जिसमें उन्होंने कहा था जनाब कि जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जो पीटीआई की टिकट पे इंडिपेंडेंट बन के लड़ रहे हैं, उनका फैसला किया जाए कि टिकट तो उन्होंने पीटीआई का लिया है ना, ठीक है, बल्ले का निशान नहीं है पार्टी के पास, लेकिन टिकट तो पीटीआई का है, सो दे शुड नॉट लाइक लीव द पार्टी। सो वो एक डिसीजन आना था, वो फैसला महफूज हो गया, कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, वो फैसला अभी तक आया नहीं है। सो उसको जरा जहन में बहुत रखे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो फैसला अगर आ जाता तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो बोरियों के मुंह खुलने हैं या जो फ्रैंकेनस्टाइन जो है उसमें बड़ी पावर होती है, वो उसके डॉलरों के मुंह खुलेंगे जो, तो वो उसको रेजिस्ट करना हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए मुश्किल हो जाएगा,
ठीक है, हालांकि उतने ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चाहिए होंगे जिसको भी चाहिए हो, चाहे नून को चाहे पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी जो है वो जरा थोड़ा सा उनका दिल बड़ा है, खुला है, वो आराम से वो फ्रैंकेनस्टाइन ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वो उसमें उनको जो है ना, वो उन्होंने वर्किंग पिछले 1 माह से की हुई है, कर रहे हैं, और वो मजीद वर्किंग उस पर जारी है। हाँ, जो आप बात कर रहे हैं कि उसमें 2-3 इंडिपेंडेंट शामिल हैं या नहीं है, उसमें 2-3 इंडिपेंडेंट जो है सदर्न पंजाब से भी शामिल हैं। उसके अंदर और भी काफी लोग हैं जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जनाब सिंध और पंजाब का जो बॉर्डर है वहां से कुछ लोग पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, वो भी इसमें बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। सो अगर देखा जाए तो जहां पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या नून लीग जो है बड़े तरीके से फूंक फूंक के कदम रख रही है और बड़ी कैलकुलेशन के साथ चल रही है, और यहाँ पे जनाब कोशिश करिए किसी न किसी तरीके से 105-110 सीटें निकाल जाए। इसी तरह अगर हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी तो अपने घर से यानी कि सिंध से जो है 40-45 सीटें वहां से निकाल के चलेगी। तो अगर वो वाकई 40-45 सीटें वहां से निकाल के चलेगी तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट्स को भी देख ले और बाकी लोगों को भी देख ले, मिलाए अगर, तो ये बड़ा नेक टू नेक मुकाबला होगा, एंड एनीथिंग कैन हैपन। जो प्रिसेप्शन इस वक्त बनी हुई है बहुत ठीक है, अच्छी बात है, बट देन अगेन एज आई सेड अर्लियर कि ये एक ट्रिकी फील्ड है, डे टू डे पॉलिटिक्स है, टिल द लास्ट मोमेंट, आखिरी वक्त तक जनाब ये कहना कि फला बंदा विल मेक इट, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। अच्छा, final 10 seconds. Salman Abid, do you see People's Party PMLN getting together after 8th February? Yes or no? जी, मुझे तो लगता यही है, क्योंकि देखिए बात यह है कि ये फैसला किसने करना है कि किसकी हुकूमत मरकज में बनेगी। ये जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने फैसला नहीं करना। सही, लेकिन ये दोनों बैठ जाएंगे, ये दोनों बैठने को तैयार हो जाएंगे, आजाद भी वहीं से जाएंगे जहां वो भेजे जाएंगे। सही। जुल्करनैन, योर टेक। जी, इसमें सबसे जो बड़ी देखने वाली चीज होगी फरवरी 8 को, मेरा ख्याल है कि वो वोटर टर्नआउट है। वोटर टर्नआउट अगर आपका मतलब बड़ा टर्नआउट हो जाता है तो शायद कुछ चीजें जो ऑलरेडी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो वैसी ना हो, उस पर बिल्कुल लास्ट मिनट चेंज आ जाए, एंड यू नेवर नो, जो कि शेरवानियां जिन्होंने सलवाई हैं तो वो किसी और की बारी आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि टर्नआउट बहुत मैटर करेगा। और इवेंचुअली ये इन बाकी जो अदर देन पीटीआई हैं उनके लिए बैठना साथ में गवर्नमेंट करना वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सब चलेंगे मेरा ख्याल। अदर देन पीटीआई के इंडिपेंडेंट भी, चाहे इंडिपेंडेंट रहते हैं जीतने के बाद, ये वोट करेंगे और ये भी मेरा ख्याल साथ चलेंगे। सही सही। मेरा जाती ख्याल ये राना मुबशिर, अगर 10 seconds, 20 seconds जी, सपोजिडली अगर पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं ले सकती, अगर सपोजिडली नहीं ले सकती, तो अगर पीपल्स पार्टी अगर थोड़ा सा बड़ा दिल करे, जैसे कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि अगर वो ऑपोजिशन में बैठ जाती है, तो बिलीव यू मी इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर द गवर्नमेंट, वो क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगी, बैठेगी जाके। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। नाज़रीन, वक्त को एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो हमारे साथ होंगे एमडी ताहिर साहब और 5 फरवरी कश्मीर डे के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एमडी ताहिर साहब ने। कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और तज्जियाकार भी हैं और कश्मीर अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च रखते हैं, और हमें ज्वाइन किया है क्योंकि आज 5 फरवरी के हवाले से हम ये सेगमेंट कर रहे हैं, यौम यकजहती कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया एमडी ताहिर साहब आपके वक्त का। ताहिर साहब, एक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता रहा बहुत ज़माने से कि जी जो कुछ भी हो रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जो मकबूजा कश्मीर में, उसके पीछे पाकिस्तान है। लेकिन फिर बुरहान वानी
की शहादत होती है और उसके बाद पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि कश्मीर में जो आज़ादी की जो तहरीक है वो इंडिजिनस है, वो उसके अंदर से निकली हुई है और पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि वो उस दिन नहीं, हमेशा से 1947 से लेके आज तक जो है वो ये आज़ादी की तहरीक वहां से अंदर से चल रही है। अभी तक दुनिया को हम ये बावर क्यों नहीं करा सके कि एटलीस्ट हमारे जो, और फिर आपने देखा कि जो आर्टिकल जो तब्दील किया गया 35 उसकी भी मामलात हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को बता सकें कि भारत कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रहा है। देखें जी, इसमें आज पूरे आज़ाद कश्मीर में, बल्कि मकबूजा कश्मीर में भी और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान भर में यौम यकजाती कश्मीर जो मनाया गया, इसके मनाने का मकसद भी ये है कि कश्मीरियों की जो तारीख है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर से है। और उसकी तारीख अगर आप देखें तो 5 जनवरी 1949 को हक खुद अरादियत के हवाले से जो करारदाद यूएनओ ने पास की थी, वो हर साल जो है ना हम 5 जनवरी को यौम हक खुद अरादियत मनाते हैं। तो ये जो 5 फरवरी का दिन है, इसको भी हम आज से बहुत अरसा पहले पाकिस्तान के नंबर हमारे सियासी रहनुमा थे काजी हुसैन अहमद ने ये दिन मनाया था। उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी और पंजाब में मियां नवाज शरीफ वज़ीर आला थे। तो उस वक़्त से लेकर आज तक यूं तो हम हर रोज कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती मनाते हैं, चूंकि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय जो फौज है वो काबिज है और उसके मजालम जो है वो दुनिया अभी तक देख भी चुकी है। लेकिन इसके ऊपर दुनिया की तरफ से जो खामोशी है उसके ऊपर हमारे सवाल उठते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग इस तहरीक की नजर हो चुके हैं और अपनी शहादतें वो अपने हक खुद अरदियत के लिए दे रहे हैं। तो आज भी हम दुनिया से यही मुतालबा करते हैं, आज भी 5 फरवरी यौम यकजाती कश्मीर के मौका पर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया है कि कश्मीरियों का जो हक खुद अरदियत है, जो यूएनओ की करारदादें हैं उसके मुताबिक उनको हक खुद अरादियत जब तक नहीं मिलता उस वक्त तक मसला कश्मीर हल नहीं होता। आपकी जो बात के वो पाकिस्तान के ऊपर हर वक्त जो है ना, वो इंडिया ने तो हर वक्त पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये पाकिस्तान जो है दरअंदाजी करता है, पाकिस्तान के लोग इधर आते हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये तहरीक जो है ये मकबूजा कश्मीर के अंदर से उठी है और मकबूजा कश्मीर के लोग इसको आगे लेके चल रहे हैं और इस वक्त तक उनकी कुर्बानियां इस बात की निशानदेही करती हैं ये कि खालिस्तान ये मकबूजा कश्मीर के अवाम का हक है कि उनको राय शुमारी का, इस्तिसाब राय का मौका मिले और वो उसके बाद फैसला करें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ या जिस तरह भी जो यूएनओ की करारदाद है उसके मुताबिक उन्होंने फैसला करना है। लेकिन मैं यहाँ ये बात बरमला कहूँगा कि क्या मैं पाकिस्तान के बाद कश्मीरियों ने तो पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती कर दिया था और लाखों कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान के साथ रहने के लिए वहां से हिजरत करके यहाँ पहुंचे और ये उस यकजहती का अमली मुजाहरा हमारी पाकिस्तानी कौम ने भी, पाकिस्तानी हुकूमत ने भी और जितने अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने भी, हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान हुकूमत के और पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं और जितने उनके कायदीन हैं उनके, कि उन्होंने मसला कश्मीर के ऊपर और 5 फरवरी यौम यकजाती कश्मीर के हवाले से कहीं भी कोई इख्तलाफ राय नजर नहीं आता। मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुश आइंद बात है और इससे दुनिया को एक बेहतरीन और बड़ा मजबूत मैसेज मिलेगा। बिल्कुल सही ताहिर साहब, एक चीज और, भारत सरकार ने इंडिया का स्टेटस तब्दील किया और उसके बाद अभी भी बहुत जोर लगा रहे हैं, वहां पे इंतखाबात भी करवाएंगे और वो सारा, और फिर वहां पे इंडियंस अब आके प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, उसको खोला जा रहा है मकबूजा कश्मीर को बाकी भारत के लिए। तो इसके हवाले से हम लोगों ने हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स पे भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन भारत जो है वो किसी भी तरह टस से मस नहीं हो रहा। इस पर क्या, कितना और जोर लगाया जाए, कहां से जो है किस किस फोरम पे जाके हम बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या वजह है कि क्या आलमी सरकार जो है उस तरह हमारे इस सीरियसनेस को उतना सीरियस नहीं ले रही? देखें जी, 5 अगस्त 2019 को
जब मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा किया गया, 370 और 35A का खात्मा हुआ, उस वक्त भी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये बावर कराया था कि ये इंडिया ने ही इसको पाकिस्तान के मुतालबे के ऊपर कश्मीर को खसूसी हैसियत जो है ना वो मिली थी। और उसके बाद मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के बाद ये मोदी सरकार जो है उनका ये एक एजेंडा है मुसलमानों के खिलाफ। आप अगर उनके गुजरात में जो उनके मजालम थे वो देख लें, अभी मकबूजा कश्मीर के अंदर भी उनके जो मजालम हैं उसको भी आप देख लें। बुरहान वानी शहीद उससे लेकर अभी हमारे अली गिलानी उनकी जो ज़ाहिर है उनको रखा गया, जेल में रखा गया। यासीन मलिक जो है वो कश्मीर की तारीख के रूह रवा हैं, लेकिन वो भी इस वक्त भारतीय जो है ना जबर और तसल्लुत का शिकार हैं। इसके अलावा हमारे और बहुत सारे जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनके ऊपर भी बहुत पाबंदियां लगी हुई हैं, उनको कैदोबंद में डाला हुआ है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान जो है उसने बहुत कोशिश की है सफारती सतह पे, सियासी सतह पे, अखलाकी सतह पे कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को भारत जो है वो UN की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय का मौका दे। लेकिन भारत सरकार जो है वो उसके आप देख लें कि दुनिया भर में उसकी एजेंसी रा के जो कारस्तानियां हैं, जो उसके अज़ाइम हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं। भारत के अंदर भी इस वक्त जो है ना रा की जो बहुत सारी कार्रवाइयां हैं वो अकलियतों के खिलाफ हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, सिखों के खिलाफ हैं। तो ये भारत जो है उसका एक ख्वाब है कि मकबूजा कश्मीर जो है ये उसकी जागीर कभी नहीं रहा। रियासत की अपनी एक हैसियत है और रियासत जो है ये कश्मीर की रियासत जो है इसका आप तारीख उठा के देख लें, ये इसकी अपनी एक हैसियत है, इस पोजीशन में है कि आज भी कश्मीरी जो हैं वो रियासत जम्मू और कश्मीर के नाम से उनको दुनिया में पहचाना जाता है। मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि हमारे जो पाकिस्तान की हुकूमत है या यहाँ फॉरेन ऑफिस है और वजीर खारजा जो भी हैं उन्होंने भी आज योम यकजहती के जलील अब्बास जिलानी साहब ने भी आज योम यकजहती कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा है कि हम कश्मीरियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो इस बात को ताहिर साहब हमारे वजीर आजम और हमारे आर्मी चीफ LOC पर गए हैं और शोहदाए कश्मीर के उस पर जो है फूल भी चढ़ाए और यकीनन एक ये मैसेज दिया है कि उन मकबूजा कश्मीर के हमारे भाइयों को कि हम उनके साथ हैं। अब बात ये आती है कि आप हमेशा से ये कह रहे हैं कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं, हमने अगर जो न्यूक्लियर डेटरेंट है वो यकीनन हमने एज ए डेटरेंट रखा है, हमने उसको एज ए राइट ऑफ फर्स्ट यूज नहीं बनाया है। लेकिन बात फिर हम यही दोबारा कहते हैं कि टेबल पर बैठकर UN की करारदाद के मुताबिक मामलात को लेकर जाएं। लेकिन अब जो है सूरत हाल यह है कि अगर अब हम टेबल पर बैठते हैं तो हम कम से कम 5 अगस्त 2019 की पोजीशन से पहले के भारत के साथ जाकर बैठना चाहेंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद की तो सूरत हाल हम तस्लीम ही नहीं करते। तो ये एक एजेंडा जो है ये इसको किस तरह वहां तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम चाहते हैं खित्ते में अमन रहे, जिसके लिए हम टेबल पर बैठना चाहते हैं और तमाम मामलात बशमूल कश्मीर जितने भी मामलात हैं हम टेबल पर बैठकर हल करना चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर इस किस्म की चीजें होती रहेंगी तो हम किस तरह टेबल पर जाके बैठेंगे, क्योंकि मुतालबा तो आलमी दुनिया भी हमसे यही करती है कि टेबल पर जाकर बैठकर बात करें। देखिए जी, पाकिस्तान तो शुरू दिन से ही मुज़ाकरात का हामी रहा है और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारा पड़ोसी जो है इसके जाराना अज़ाइम है और इसने हमेशा जारियत की है पाकिस्तान के खिलाफ, इसने जंगें की हैं। पाकिस्तान ने तो अपना हक दफा इस्तेमाल किया है। अभी भी हम जो 5 अगस्त 2019 की पोजीशन है हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान हुकूमत ने यही जो है ना इसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जब तक भारत वो 5 अगस्त 2019 वाली पहली पोजीशन जो खसूसी हैसियत है उसको बहाल नहीं करता, हम उसके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। और इससे पहले भी आपके इल्म में है कि मुज़ाकरात के बहुत सारे अदवार हुए हैं, लेकिन उसमें भी भारत ने
अपनी हठधर्मी दिखाई है, हठधर्मी दिखाई है। यकीनन ये बिल्कुल वैलिड हैं जिसकी वजह से हमें नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि भारत जो है वो अपनी हठधर्मी दिखाता है और मोदी सरकार हर इंतखाबात से पहले और हमेशा ही पाकिस्तान का एंटी पाकिस्तान एक सेंटीमेंट रखता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।